नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जन सुनवाई में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्या और शिकायतें सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जन समस्याओं का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जनहित और सुशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। साथ ही जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने और शिकायतों को समाधान की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को प्राप्त जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिला और विभागीय स्तर पर समाधान योग्य मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए और उच्च स्तर पर निर्णय अपेक्षित मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र भेजा जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक सचिवालय स्थित विश्वकर्मा हॉल में हुई। बैठक में वन्य क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, वन्यजीव संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। हमारे राज्य में वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा 70% से ज्यादा भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे राज्य का विकास मैं अगर कहूँ कि वन विभाग से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की बैठकों से यहाँ के विकास के मार्ग खुलेंगे। जो समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्रों में, राज्य की विकास योजनाएं हैं, उन सभी को बहुत गति मिलेगी। उनको आगे बढ़ने का तेजी से जो है मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनसुलझे कई मुद्दों को पीएम ने सुलझाया और सख्त प्रावधान किए हैं। उनको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम पीएम ने किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सख्त बिल लेकर आएंगे। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा, उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी। आजादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में कथित पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय एसआईटी जांच कराने की मांग की है। गोदियाल ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े सभी पहलुओं, संबंधित संस्थानों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच प्रभावित होने की आशंका हो तो संबंधित मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच बैठाई और आरोपियों को जेल भेजा और परीक्षा दोबारा करने का फैसला लिया गया।
आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में और छात्रों की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हुई। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग का क्या हाल किया, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल किया, सहकारिता विभाग का क्या हाल किया, ये उत्तराखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस लीक हुए पेपर के लिए सीधे तौर पर उस विभाग के मंत्री को जवाबदेह ठहराता हूं और मुख्यमंत्री धामी जी से मांग करता हूं कि इस पेपर लीक की गहन जांच की जाए। जिस इंस्टीट्यूशन से ये पेपर लीक हुआ उस इंस्टीट्यूशन के इस विभाग के मंत्री के साथ हुई बातचीतों के ब्यौरे, उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, तलब किए जाए। एक स्पेशल एसआईटी जांच बैठे जो इस पूरे मामले को पब्लिक के सामने रखे। जो विपक्ष बार बार लगातार आरोप लगाने का काम कर रहा है, उसके आरोप तब सही लगे कि अगर हमारी सरकार ने काम ना किया हो, हमारी सरकार ने उनको जेल डालने का काम ना किया हो, या हमने जो अगस्त में उस परीक्षा को दोबारा कराने की बात ना कही हो। माने मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसमें जांच भी बिठाई है और उन लोगों को जेल भी पहुंचाने का काम किया है। लेकिन राजनीति करनी है विपक्ष को, केवल वो अपनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रोटियां सेकने का काम कर रहा है। और चुनाव के चलते, क्योंकि ये जो साल है ये चुनावी साल है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक वो मुद्दा चाहे वो उनके लायक है या नहीं है, लेकिन वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी जीरो टॉलरेंस पर अपनी सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। गलत कृत्य करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। तो जो हमने नकल विरोधी कानून बनाया है उसके तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे शंका के दायरे में क्यों ना आए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे कांग्रेस ने यूटीआई परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लीक का मामला सामने आया है, उसको लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय एसआईटी जांच की मांग की है। गोदियाल ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े सभी पहलुओं की संबंधित संस्थानों के जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जाँच जो है वो इसमें होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान अगर देखें तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का भी बयान इस पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने पलटवार किया है और सीधे तौर पर कहा कि नामी सरकार मामले के तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच बिठाई है, आरोपी को जेल भेजा गया है, परीक्षा दोबारा कराने के फैसले लिए गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के तहत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ जो है व्यक्ति के तौर पर जो है बख्शा नहीं जाएगा और सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जी सीखा योगेश, जहां कांग्रेस पेपर लीक मामले को लेकर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी राजनीति करने का आरोप विपक्ष पर लगा रही है। देखिए, जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस का सीधे तौर पर यही कहना था कि अगर देखा जाए तो छात्र एक और जहां दिल्ली में लगातार जो है परीक्षाओं के लीक होने के मामले को लेकर मामला उठा रहे हैं और वहीं पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसी बीच इस तरह से एक बार फिर उत्तराखंड में कथित तौर पर पेपर लीक का मामला सामने आना ये कहीं ना कहीं जो है सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। तो उसी के चलते उन्होंने एसआईटी की जाँच की मांग की है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब इसकी एसआईटी की जाँच हो या तमाम जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम करती है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो जिस तरह से इसमें सहायक जो प्रोफेसर है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके तमाम जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, फोन रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर उससे कोई और जुड़ा होगा तो उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जन समस्याओं के निस्तारण और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने की पहल तेज हुई है। 4 से 23 जुलाई तक आयोजित शिविरों में 44,735 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 14,500 से ज्यादा लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, जबकि 800 से अधिक जन समस्या और शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 500 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि शिविरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि मानसून के बाद दुरुस्त और दुर्गम क्षेत्रों में भी जन शिविरों का आयोजन जारी रहेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे 45,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राप्त शिकायतें 800 अबव हैं, 840 के आसपास का नंबर है और उसमें निस्तारित शिकायतें 536 के आसपास हैं और जो बेनिफिट्स दिए गए विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र और वो सब जो दिए गए 14,500 के आसपास लाभार्थियों को ये दिया गया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें सुशासन को द्वार पे या मतलब नागरिकों के घरों तक पहुंचाना है और उन्हें बहुत बिना किसी असुविधा के उन्हें जो लाभ दिए जाने हैं, तो उस क्रम में हमारे जनपद का जो प्रयास है वो फर्दर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं कि जो एरिया छूट गए उनमें आने वाले मानसून के बाद में हमें और इंटेंसिफाई करते हुए इसे करवाना है। तो उसमें हम लगातार प्रयास करेंगे कि गुड गवर्नेंस को हम नीचे के स्तर तक ले जा सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को धरातल पर उतारते हुए चंपावत जिले में 2 बड़ी विकास योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत ककराली गेट से मां पूर्णागिरी मंदिर तक लगभग 20 किलोमीटर मार्ग पर अत्याधुनिक LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इस परियोजना की कुल लागत 8.10 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले चरण के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंदिर के अंतिम 3 किलोमीटर पैदल मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमिगत केबल से रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जिले के दुरुस्त बिजली से वंचित तोकों में बिजलीकरण कार्य भी शुरू किया गया है। ये योजनाएं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ये जैसा आप विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। एक तो जगपुड़ा से ककराली गेट तक जो है विद्युत की लाइट्स की व्यवस्था है और दूसरा जो है वो ककराली गेट से पूर्णागिरी मंदिर तक माता मंदिर तक लाइट की योजना है। तो जो दूसरा चरण है इसको प्रारंभ कर लिया गया है और ये योजना जो है सितंबर तक पूर्ण करने का इसको लक्ष्य रखा गया है और बहुत तीव्र गति से इस पर काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उनके दिशा निर्देश हैं कि जो हमारा माता पूर्णागिरी मेला है, ये पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, उसको 12 माह और 24 घंटे चलाए जाने के लिए इस पर कार्रवाई की जानी है। हमारा माँ पूर्णागिरी का धाम है, इसमें ककराली गेट से लेकर माँ पूर्णागिरी के मंदिर तक तो विद्युत व्यवस्था थी। इससे पूर्व में जिला पंचायत केवल मेला अवधि के लिए यहाँ पर पथ प्रकाश की व्यवस्था करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ककराली गेट से लेकर माँ पूर्णागिरी के धाम तक विद्युत व्यवस्था की जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। उसी का आज भूमि पूजन हुआ है और वो कार्य प्रारंभ हो गया। लगभग 8.25 करोड़ की लागत का वो पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जितने भी हमारी पूरी विधानसभा में जितने भी तोक ऐसे गांव थे जहां अभी तक विद्युत की लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उन सभी तोकों के लिए विद्युत व्यवस्था का भी वहाँ पर विधिवत शुभारम्भ किया है। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और जितने भी हमारी पूरी विधानसभा में विद्युत विहीन गाँव में हमारे या तोक हैं, उन सब जगह विद्युत चली गई। लोहागढ़ डिपो की हल्द्वानी जाने वाली रोडवेज बस वर्कशॉप से निकलने के बाद महज 3 किलोमीटर चलकर बस अड्डे पर ही खराब हो गई। बस के क्लच में खराबी आने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि डिपो की बसें अक्सर बीच रास्ते में खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों प्रभावित हो रही है। वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते बसों का रखरखाव प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से लोहागढ़ डिपो को नई बसें उपलब्ध कराने और डिपो की स्थिति सुधारने की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लोहाघाट में बस की बदहाल स्थिति देखने को मिली, जहां 3 किलोमीटर में ही बस खराब हो गई। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा क्या कुछ मांग की गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो उत्तराखंड परिवहन निगम का लोहाघाट डिपो जो सबसे पुराना डिपो आज काफी बदहाल स्थिति में जो है ये डिपो है। बसों की जो है भारी किल्लत यहाँ बनी हुई है और जो बसें भी हैं तो रास्ते में जो है खराब हो रही है। आज भी ऐसा वाकया देखने को मिला। लोहाघाट से हल्द्वानी की ओर जा रही बस वर्कशॉप से मात्र 3 किलोमीटर दूरी चलने के बाद बस स्टेशन पर आकर खराब हो जाती, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें जो है लोगों के द्वारा काफी नाराजगी जताई और शासन प्रशासन से जल्द लोहाघाट डिपो के लिए कम से कम दर्जन भर बसें जो उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जी
लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। चंपावत के लोहाघाट में मास्टर प्लान 2041 के तहत नगर और ग्राम नियोजन विभाग सर्वे कर रहा है। योजना में लोहाघाट नगर के साथ 4 ग्राम सभाओं को भी शामिल किया गया है। कलीगांव के ग्रामीणों ने विकास प्राधिकरण में शामिल होने का विरोध करते हुए विभाग के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि प्राधिकरण में शामिल होने से उनकी भूमि और जंगलों पर कई प्रतिबंध लग जाएंगे। उनका आरोप है कि सर्वे से पहले उनसे कोई राय या बैठक नहीं की गई। ग्रामीणों ने मांग की कि कलीगांव को मास्टर प्लान 2041 से बाहर रखा जाए, अन्यथा वे आंदोलन करेंगे। नगर और ग्राम नियोजन विभाग का कहना है कि अभी केवल सर्वे चल रहा है। 31 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर्वे तो ये अभी का नहीं है, ये मास्टर प्लान 2023 से गतिमान है। वर्तमान समय में जो हम, और ये भी फाइनल नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है इसका। अभी जब लोगों से आपत्तियां और उनके सुझावों को लेकर उसके बाद इसका फाइनल जो भी होगा वो बनाया जाएगा। नाम क्या हुआ सर आपका? कमलेश। हमारा कहना यह है कि लोहाघाट प्राधिकरण में तो हमें शामिल करने से पहले ही लोहाघाट वालों ने या प्रशासन ने हमें सूचना देनी चाहिए थी कि गांव में खुली बैठक प्रधान जो हमारे है बीटीसी मेंबर, तो सूचना नहीं मिल रही है, तो उसका हम विरोध करना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक, हमारी ज़मीन के लिए, हमारे गोचर के लिए, और हमारी जो टुकड़े टुकड़े में ज़मीन है वो हमारे सब कंबाइन करके जो बना रहता है खेत हमारा, उसमें मकान बना दिया किसी ने, तो उसमें तो नाप का तो किसी का है नहीं, तो ये नुकसानदायक है। तो इसके लिए हम विरोध करना चाहते हैं। हमें इसके लिए कोई सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है। नुकसान हमारी जो भी नाप भूमि है या जो भी है, जो वहाँ गांव में मकान बन रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं ज़मीनों के, अगर एक दूसरे के से लेके हम आपस में समझौता करके मकान बना रहे हैं, तो फिर वो हम इसमें दिक्कत आएंगी। ग्रामीण की प्रतिक्रिया, हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस मानना हम शामिल होने, क्योंकि हमारे गांव में छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे खेत होते हैं, इसमें हम आपस में मिल के मकान बना लेते हैं, उसमें बाद में हमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। श्रम परिवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम ने गदरपुर के मुख्य बाजार में दुकानदारों में छापेमारी की। इस मौके पर श्रम परिवर्तन अधिकारी बलराम सिंह ने कहा कि विभाग और अन्य विभागों की ओर से मिलकर एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें बाल श्रमिकों को चिन्हित करने का कार्य किया गया था, लेकिन बाजार में कोई बाल श्रमिक नहीं मिला। इस घटना का विरोध करते हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहन ने कहा कि 25 दिन के अंदर विभाग ने छापेमारी की, जिसका हम विरोध करते हैं। ये रोज का काम है इनका, ये रोज आ जा रहे हैं। अभी ये खुद तारीख दिखा रहे हैं कि ये पिछले 29/6 में आए हैं। 29/6 के बाद अभी आज 24 तारीख है। अब देखिए 25 दिन हुए मुश्किल से। ये रोजाना इनका यही काम है, व्यापारियों का उत्पीड़न करने आते हैं और पूरी बारात है, देखिए 10-12 लोग हैं और साथ में पुलिस बल है। और ये कि जिस दुकान पे जाएंगे, क्या वो दुकानदार डरेगा नहीं? क्या दुकानदार वैसे बेचारा, हमारा व्यापारी वर्ग कमजोर होता है, बहुत डरता है इन चीज़ों से। अगर ये जिस भी दुकान के अंदर जाएंगे, वहाँ ना तो कोई ग्राहक जाएगा और व्यापारी और घबराएगा। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, पुलिस की क्या जरूरत है इनको साथ में? और वैसे अगर अभी किसी काम के लिए थाने चले जाए तो कहेंगे हमारे पुलिस नहीं है, और इन कामों के लिए पुलिस मतलब दे दी जाती है। किस तरह दे दी जाती है? क्या विरोध है आपका? हमारा विरोध ये है कि आप 2-4 महीने में, 6 महीने में आइए, हम आपका वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज आएंगे तो इसका बहिष्कार किया जाएगा, ये काम नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदर्शनकारी युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद देश के कई राज्यों में विरोध तेज हो गया है। समाज सेवी अन्ना हजारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और निहंग सिख समाज तक युवाओं के समर्थन में उतर आए हैं। संसद में विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है, लेकिन आंदोलनकारी इसे पर्याप्त नहीं मान रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर चारों तरफ से घिरती हुई दिख रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी युवाओं की आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि लोगों में कितना आक्रोश है। पेपर लीक से नाराज युवा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की तस्वीरों ने आंदोलन को और
तेज कर दिया। अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों में छात्र और युवा संगठन के साथ पार्टियों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं की मांग साफ है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। मोदी जी को बाकी चीजें समझ में आती है, उनको बस वोट की भाषा समझ में आती है, बस वोट्स की भाषा समझ में आती है। तो मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो उसके घर पर ना उसके माँ बाप आपको वोट देंगे, ना उसके भाई बहन उसको वोट देंगे। तो एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो 4 वोट कम हो गए। और वैसे भी आपको वोट मिलकर कितने वोटों से आप प्रधानमंत्री बनते हो? 35-40% वोट परसेंट से, वोट शेयर से आप प्रधानमंत्री बने हो। 60% देश की जनता तो वैसे भी आपके खिलाफ। आंदोलन को अब सामाजिक और कानूनी संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने युवाओं की मांगों का समर्थन की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी छात्रों के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। निहंग सिख समाज ने भी आंदोलन को समर्थन देकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अलग अलग वर्गों के समर्थन से आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन नए नए शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं कहीं तो उग्र आंदोलन हो रहा है और पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ रही हैं। और इन सब के बीच ऐसे कई मीडिया चैनलों का भी भारी विरोध हो रहा है जो युवाओं के आंदोलन को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए। बात सिर्फ अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। एक तरफ लोग सड़कों पर हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों का हंगामा है। 20 जुलाई से ही संसद की कार्रवाई ठप है क्योंकि विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहा है। मोदी सरकार ने फास्ट ट्रैक की घोषणा की और संसद में चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि संसद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इसे लेकर आरोपों की राजनीति भी जारी है। एक तरफ एनडीए के नेता तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है। दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर उत्तराखंड में भी भारी विरोध हो रहा है। कांग्रेस के लोग सड़कों पर हैं और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राहुल गांधी माहौल खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 12 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। नीट परीक्षा दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई गई। सीबीआई जाँच हुई और दोषियों पर कार्रवाई की गयी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी 100 से अधिक नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और 34,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के हित में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है। जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। सरकार ने बढ़ते दबाव के बीच पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द और कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन आंदोलनकारी युवाओं का कहना है कि केवल घोषणाओं से भरोसा नहीं बनेगा। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि युवाओं के भरोसे का भी है।
एक तरफ सड़क पर छात्र हैं, दूसरी तरफ संसद में विपक्ष हमलावर है। सामाजिक संगठनों का समर्थन भी आंदोलन को नई ताकत दे रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने चुनौती केवल कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि युवाओं का विश्वास दोबारा जीतने की भी है, जो मौजूदा वक्त में आसान नहीं दिखता है। आगे सरकार का क्या कदम होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये तो साफ है कि देश भर में युवाओं में अब भारी आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।